हेलो फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जितने भी क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ है आपको टू हैंड्स ऐप में मिल जाएगा। आप लोग टू हैंड्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर और आपका जो ऐप है आईफोन में, जो आपका ऐप स्टोर रहता है, दोनों जगह से आप इसको डाउनलोड करके जो है ये वीडियोस अवेल कर सकते हैं। जो आपका ऐप स्टोर है वहाँ पे आपको माई इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च करना होगा, और प्ले स्टोर में आप टू हैंड्स के नाम से सर्च करके डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद ये सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। उन पीडीएफ में आई थिंक 250 to 300 क्वेश्चन है, क्योंकि जो मैंने वीडियोस में क्वेश्चन आंसर्स कवर किए वो सारे नहीं है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को ही कवर किया है। ठीक है, लेकिन जो पीडीएफ है उसमें हर तरह के इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर तरह के क्वेश्चंस है, तो वो पीडीएफ आपको जरूर अवेल करनी चाहिए। उन पीडीएफ को आप जस्ट गो थ्रू भी कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की, और ये आपका बहुत बार पूछ लेते हैं। तो ये कौन सी स्कीम है? ये स्कीम जनरली आप बोल सकते हैं 60+ के जो लोग हैं उनके लिए स्कीम है। ठीक है, ये कैसी स्कीम है इसको आप बोल सकते हैं, ये एक पेंशन स्कीम है। तो 60+ के जो लोग हैं उनकी पेंशन स्कीम है, उसी का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो ये पेंशन स्कीम है एक्सक्लूसिवली फॉर द सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर्स एंड अबव। तो जो सीनियर सिटीजन का एज 60 ईयर्स एंड अबव है उनके लिए ये पीएमवीवीवाई स्कीम है। द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट, इसमें मैक्सिमम आप कितने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो है 15 lakhs पर सीनियर सिटीजन। यानी एक सीनियर सिटीजन इसमें 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। द स्कीम कैन बी परचेज बाय पेमेंट ऑफ लमसम परचेज प्राइस। तो जनरली क्या होता है कि लोग रिटायर हो जाते हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। अब इधर उधर खर्चा हो जाता है, बाद में एक ऐसी स्कीम देनी उनके लिए बहुत ज़रूरी है जिसमें उनको हर महीने पेंशन मिलती रहे। तो पीएमवीबीवाई स्कीम उसी के तहत बनाई गई है। तो इसमें पूरा पैसा आप एक बार में जमा कर सकते हैं। द पेंशनर हैज़ एन ऑप्शन टू चूज ईदर द अमाउंट ऑफ पेंशन और द परचेज प्राइस। तो उसकी मर्जी होती है कि किस तरीके से वो अपनी पेंशन चाहता है। मोड ऑफ पेंशन पेमेंट, कौन कौन से तरीके से जो उसको पेमेंट मिल सकती है। पेमेंट के कई सारे तरीके, नेफ्ट भी उसको की जा सकती है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के तहत भी वो पेंशन ले सकता है। पेंशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, वो उसकी अपनी मर्जी के ऊपर है। वो चाहे तो मंथली पेमेंट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, चार तरह के पेमेंट के जो है इसमें ऑप्शंस कस्टमर को दिए जाते हैं। फर्स्ट पेमेंट कब दी जाएगी? जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद या हर महीने, डिपेंड करेगा कि उसने कौन से वाला पेंशन प्लान लिया है। अगर उसने ईयरली लिया तो उसको 1 साल बाद मिलेगा, उसने हाफ ईयरली लिया तो उसको 6 महीने बाद पेंशन मिलेगी, क्वार्टरली लिया तो 3 महीने बाद, अगर उसने मंथली प्लान लिया तो उसको 1 महीने बाद जो है पेंशन दी जाएगी। तो ये बिल्कुल बेसिक एक टाइप का पेंशन प्लान के तौर पे काम करता है। इसमें फ्री आपका जो ये जो पॉलिसी होल्डर है, तो इसमें आपको क्या रिटर्न का कुछ ऑप्शन मिलता है। अगर पॉलिसी होल्डर सेटिस्फाई नहीं है इस पॉलिसी के साथ, तो क्या कर सकता है, ही कैन रिटर्न द पॉलिसी टू एलआईसी 15 दिन के अंदर अंदर। अगर उसने ऑनलाइन परचेज की तो 30 दिन का टाइम मिलता है, तो 30 दिन के अंदर अंदर चाहे तो वो पॉलिसी रिसिप्ट देके, और क्या रीजन है, वो किस वजह से रिटर्न चाहता है इसको, तो वो ऑप्शन भी इसमें अलाउ रहता है। द अमाउंट रिफंडेड विद इन द फ्री लॉक पीरियड इज द परचेज प्राइस। तो इसमें कोई भी उसको पेनल्टी कुछ भी नहीं लिया जाएगा, और उस दौरान उसका पेमेंट उसको दिया जाएगा। कुछ भी अगर जैसे स्टैम्प ड्यूटी या कुछ पेंशन पेड कुछ भी है, तो वो डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट उसको पे कर दिया जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न जनरली इसमें कितना रहता है? तो अगर हम रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो 7 से लेकर 9% तक का इसमें रहता है 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करती है, बट जनरली 7 to 9% तक का जो रिटर्न है वो इस स्कीम के तहत कस्टमर को दिया जाता है। पेंशन अमाउंट, कौन कौन से अमाउंट का इसमें ऑप्शन है। मिनिमम पेंशन अमाउंट कितना रहता है, मैक्सिमम कितना रहता है। तो मिनिमम पेंशन अमाउंट की बात करें तो 1,000 रुपये, 3,000 रुपये, 6,000 और 12,000। तो ये चार ऑप्शन जो है दिए जाते हैं। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 10,000, 30,000, 60,000 और 1,20,000 के ऑप्शन इसमें दिए जाते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर हम बात करें, तो जैसे ही 10 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी उसकी फाइनल पेंशन और जो परचेज प्राइस है, तो वो उसको पे कर दिया जाता है। तो ये 10 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद इसमें ऐसा होता है। डेथ बेनिफिट, अगर मान लीजिए पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है, 10 साल के अंदर अंदर, तो जो उसका जो पैसा है वो उसके जो लीगल हियर्स या जो नॉमिनी है उन सबको रिफंड कर दिया जाता है। और सुसाइड या कोई और भी केस है तो उसमें कोई एक्सक्लूजन इस तरीके का नहीं है, नॉर्मल जो है उसी के तौर पे इसको पे किया जाएगा। लोन का कोई बेनिफिट इसमें दिया जाएगा? यस, जो भी परचेज प्राइस है उसका 75% तक का जो है लोन के तौर पे इसमें दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 3 साल का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 3 साल के बाद ऐसा ऑप्शन आपको दिया जाएगा। कोई भी इमरजेंसीज है तो उस पर्पज के लिए 75% तक का जो भी आपका परचेज प्राइस है, मतलब जितने आपने पेमेंट किया है, तो उसका 75% तक अमाउंट लोन के तौर पर दिया जा सकता है। मेन कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो मेनली वही है कि एज 60 ईयर्स अबव होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन वो होना चाहिए,
और मैक्सिमम एंट्री एज कुछ नहीं है, मिनिमम 60 है, मैक्सिमम कुछ भी एज हो सकती है। और ये 10 ईयर्स के लिए आपको ये पॉलिसी दी जाती है। और अमाउंट वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मिनिमम अमाउंट का क्या क्या ऑप्शन रहता है, 1, 3, 6, 12, और मैक्सिमम का 10,000, 30,000, 60,000 और 1,20,000 इसमें रहता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसका 10 गुना कर देना, वही आपका मैक्सिमम इसमें लिमिट इसमें हो जाएगा। क्या ये स्कीम टैक्सेबल होती है? यस, इसमें जो रिटर्न है टैक्सेबल होता है, लेकिन इसमें कोई जीएसटी ये सब नहीं पे किया जाता। तो क्या आप इसको टैक्स के तहत पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? इन्वेस्टिंग इन द स्कीम विल नॉट अलाउ टू क्लेम ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। डिडक्शन इसमें अलाउ इसमें नहीं रहता है। इसमें बोला है कि कैन द इन्वेस्टमेंट बी विड्रॉल इन द केस, अगर मान लीजिए बहुत अर्जेंट पैसा आ गया, ठीक है, टर्मिनल डिसीज के अलावा कोई और ऑप्शन आ गया, तो क्या आप विड्रॉ कर सकेंगे? यस, इन्वेस्टमेंट कैन बी विड्रॉल बिफोर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के कंप्लीट होने से पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें जो है पेंशनर विल गेट 98% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन सरेंडर, तो 98% तक का जो पेंशन अमाउंट है उसको दे दिया जाएगा। कैन द पॉलिसी बी बॉट जॉइंटली, क्या आप ये पॉलिसी जॉइंटली ले सकते हैं? नहीं, ये जॉइंटली अलाउ नहीं है। लॉक इन पीरियड इसका क्या है? लॉक इन पीरियड उसका जो 10 साल का मैच्योरिटी पीरियड है ना, तो वो पूरा इसका लॉक इन पीरियड ही इसमें रहता है। और नेक्स्ट है, कैन द पॉलिसी बी बॉट फ्रॉम बैंक? नहीं, ये सिर्फ आप एलआईसी के थ्रू ऑनलाइन या ऑफलाइन ही एलआईसी की ब्रांचेस से आप परचेज कर पाएंगे। कैन मल्टीपल सीनियर सिटीजन विद इन अ फैमिली परचेज दिस पॉलिसी सेपरेटली? एनी नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन, तो 60 साल से ऊपर कितने भी सीनियर सिटीजन है, सभी लोग जो है इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। वो क्वेश्चन आपका हो गया। फर्स्ट बैंक जिसने क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, तो वो था आपका सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसने सेंट्रल कार्ड को इशू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर फीचर्स ऑफ जन समर्थ पोर्टल? तो जो जन समर्थ पोर्टल है उसके क्या क्या फीचर्स है? सो जन समर्थ पोर्टल क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था जन समर्थ पोर्टल। ये वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मतलब ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करना रहता है, लिंकिंग गवर्नमेंट स्कीम स्पॉन्सर्ड सब्सिडीज एंड लोन विद एलिजिबल बेनिफिशियरी। तो जो भी बेनिफिशियरी इसके लिए एलिजिबल है, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती है जिसके तहत गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जैसे इंटरेस्ट में सब्सिडी हो गया, तो इस स्कीम के तहत, इस पोर्टल के तहत ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बेनिफिशरीज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। इट इज़ अ नेशनल डिजिटल पोर्टल फॉर एलिजिबल बेनिफिशरीज टू अवेल ऑफ क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट इनिशिएटिव। सो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो भी लोन होते हैं जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है बेनिफिशरीज को, तो इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो सब्सिडी क्लेम कर पाएंगे। और इट इज़ अ यूनिक डिजिटल पोर्टल, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना रहता है, पूरा का पूरा डिजिटल है, कंप्राइजिंग डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स है। अभी की बात करें तो 4 तरह के जो लोन है वो भी हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में। तो अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू ऑल द रिलेटेड स्टेक होल्डर्स एंड बेनिफिशरी, तो जो बेनिफिशरीज है वो आसानी से इस पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं, और उनका जो रिप्लाई है विद इन 15 डेज में उनको मिल जाता है। तो एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू वो ऑनलाइन जो है अपने लोन के लिए, उसके बेनिफिट्स के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ लोन स्कीम अवेलेबल? तो जन समर्थ पोर्टल के तहत आप कौन कौन से टाइप की लोन अप्लाई कर सकते हैं? तो जनरली 4 तरह के जो लोन है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। वो ज़्यादातर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पॉन्सर स्कीम है। एक तो हो गया आपका एजुकेशन लोन, दूसरा है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, तीसरा बिजनेस एक्टिविटी, और चौथा है लाइवलीहुड लोन। तो एजुकेशन लोन में जैसा कि आप जानते हैं कि पहले क्या था, विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया जाता था अगर इंटरेस्ट का सब्सिडी चाहिए, लेकिन अभी उसको जन समर्थ में शिफ्ट कर दिया। तो अभी से जो भी कस्टमर जिसको सब्सिडी चाहिए, मतलब जो सब्सिडी के लिए एलिजिबल है, उसके लिए भी चाहिए होता है ना कि इतना मंथली सैलरी होना चाहिए, फैमिली इनकम इतनी होनी चाहिए, तो जो भी सब्सिडी के लिए एलिजिबल है तो वो जन समर्थ पोर्टल के थ्रू अपना एजुकेशन लोन के लिए जो है अप्लाई करता है। और जो सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, पोर्टल इटसेल्फ, मतलब पोर्टल के पास से डेटा रहता है, वहाँ पे डिटेल्स भरनी होती है। तो अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा होगी तो सिस्टम ही आपको बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सब्सिडी अंडर जन समर्थ पोर्टल। तो यानी जो भी नया कोई भी आपके पास अगर मान लीजिए एजुकेशन लोन के लिए आता है, तो आप उनको पहले इनकम पूछिए, अगर वो एलिजिबल है जन समर्थ के लिए तो उनको जन समर्थ पोर्टल में अप्लाई करना है, अगर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो उनको विद्या लक्ष्मी पोर्टल में अप्लाई करना है। ठीक है, तो ऐसा रहता है। पहले क्या था, पहले विद्या लक्ष्मी पोर्टल से ही सब्सिडी मिल जाती थी एजुकेशन लोन वालों को, लेकिन अभी उसको जन समर्थ में शिफ्ट कर दिया गया। अब जो भी कस्टमर विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू एजुकेशन लोन अप्लाई करेगा, तो ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए है, इजी हो उसी के लिए विद्या लक्ष्मी, बट सब्सिडी के लिए नहीं है। गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए सिर्फ जन समर्थन है, तो वो यहाँ पे बोला गया है। तो इसमें क्या है, जो भी बेनिफिशरीज है वो स्टडी इंडिया में या बाहर स्टडी कर रहे हैं, तो उस पर्पज़ के लिए वो मतलब अलग अलग कोर्सेज, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पीएचडी हो,
स्पेशली जो इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो वो लोग ही एलिजिबल है सब्सिडी के लिए। ठीक है, तो एजुकेशन लोन वो इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी इसमें एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे रूरल एरियाज में जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस सेंटर या एग्रीकल्चर कोई क्लिनिक्स डेवलप करना है। ठीक है, और एग्रीकल्चर कंसल्टिंग या पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट इस तरह की कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए अगर लोन चाहिए तो वो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में आ जाएगा। तीसरा बिजनेस एक्टिविटी लोन। तो ये जो कैटेगरी का लोन है, इस ये जो कैटेगरी की स्कीम है, इसमें लोन दिया जाता है फॉर सेटिंग एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस एंड गिव बेनिफिट्स। तो जो सोशल सेक्टर्स जैसे जो लो इकोनॉमिकल जो छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं, आप मान लीजिए गाँव में ऐसे एरियाज में, तो बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए उनको अगर लोन चाहिए तो बिजनेस एक्टिविटी लोन इसमें आ जाएगा। लास्ट आपका लाइवलीहुड लोन। जैसे गाँव में सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं ना, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर कोई इंडिविजुअल का कोई ग्रुप है, ताकि रूरल और अर्बन एरियाज में उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए पैसों की। ठीक है, इंटरेस्ट सब्सिडी की। तो लाइवलीहुड लोन जो चौथे टाइप का लोन है, वो भी जन समर्थ पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो चार कैटेगरी यहाँ पे मेनली होगी, एजुकेशन लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन, और चौथा हो गया आपका लाइवलीहुड लोन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब भी आप जन समर्थ पोर्टल पे अप्लाई करेंगे? तो मेन कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, ये तो चाहिए। अब डिपेंड करेगा आप कौन सी कैटेगरी के लोन है। जैसे एजुकेशन लोन है तो फिर आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, आपका इनकम सर्टिफिकेट, तो अदर जो डिटेल्स है वो तो रहेंगी नहीं। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो वो सभी के लिए मांगेगा। ठीक है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और आपकी बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है विद्या लक्ष्मी पोर्टल। इसके क्या फीचर्स है? विद्या लक्ष्मी पोर्टल के बारे में हमने बात की थी ना, कि ये सिर्फ एजुकेशन लोन के लिए। इससे पहले जब हमने जन समर्थ देखा तो वो चार टाइप के लोन है, लेकिन ये सिर्फ विद्या लक्ष्मी यानी ये सिर्फ एजुकेशन लोन के लिए। ठीक है, और इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। ये बस ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू कस्टमर जो है, मतलब कोई भी कस्टमर अगर एजुकेशन लोन को अप्लाई करेगा तो वो इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेगा। ठीक है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करेगा, ताकि उसकी ट्रैकिंग की जा सके कि किसने अप्लाई किया, किसको लोन दिया गया। तो ट्रैकिंग के लिए एक अच्छा तरीका है। NSDL ई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मेंटेन द विद्यालक्ष्मी पोर्टल। तो जो आपका NSDL ई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का, तो वो ही जो है विद्यालक्ष्मी पोर्टल को मेंटेन करने का काम करती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडियन बैंक एसोसिएशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो सभी के द्वारा मिलकर ये बनाई गई है। तो पूरा 100% सिक्योर और ऑथेंटिकेट साइट है। सेफली कोई भी चाहे तो विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे लोन के लिए यानी एजुकेशन लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ये भी आपका ऑनलाइन पोर्टल है। और इसके लिए अगर हम अप्रूवल की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 डेज तक का टाइम लगता है। जब भी आपका जो है पैसा डिस्बर्स, मतलब 15 दिन के अंदर सारा आपका प्रोसेसिंग इस पर पूरी हो जाती है। इसमें अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जनरली 8.4 है, लेकिन वो भी बैंक टू बैंक वैरी करता है। इसमें 4 लाख तक का लोन विदा किसी कोलेटरल सिक्योरिटीज के अप टू 15 ईयर्स। जनरली आपका एजुकेशन लोन 15 साल का मैक्सिमम टेन्योर के लिए दिया जाता है, तो वही बोल रहा है कि 4 लाख का लोन बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के 15 साल के लिए दिया जा सकता है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो बैंक टू बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट रह सकते हैं। कस्टमर का सिविल स्कोर, तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं हमारे इंटरेस्ट रेट को लेकर। एलिजिबिलिटी क्या है विद्यालक्ष्मी पोर्टल्स के लिए? पहली बात तो जो स्टूडेंट है जो विद्यालक्ष्मी पोर्टल के लिए एजुकेशन लोन अप्लाई कर रहा है शुड बी इंडियन सिटीजन, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। मस्ट हैव सिक्योर एडमिशन इन द इंस्टीट्यूशन, या तो मेरिट बेसिस पे या एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू उसका कोई इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होना चाहिए। सिक्योर्ड एडमिशन मतलब उसके पास कॉल लेटर, काउंसिल लेटर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो इस बात का प्रूफ है कि हाँ आपका एडमिशन हो गया। 10+2, तो 10+2 या इक्वलेंट, मतलब कोई डिप्लोमा कोर्स होता है ना जो 10+2 के इक्वलेंट होता है, तो दोनों में से कोई चीज जो है कंप्लीट इस पे होनी चाहिए। स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू अप्लाई फॉर लोन फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू स्टडी अब्रॉड और इन इंडिया, तो अगर कोई स्टूडेंट बाहर अगर स्टडी करना चाह रहा है तो इंडिया का सिटीजन, लेकिन बाहर स्टडी करना चाह रहे हैं, इंडिया में स्टडी करना चाह रहा है, दोनों ही केसेस में वो लोन के लिए एलिजिबल रहता है। कुछ गाइडलाइंस इसके रिगार्डिंग कि आपकी जो नाम है, जब आप विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे आप जब अपना नाम एंटर कर रहे हो और आपकी 10th की मार्कशीट पे जो नाम है वो मैच करना चाहिए। ईमेल आईडी आपको करेक्ट एंटर करनी, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी आप ईमेल आईडी इसमें एंटर करें वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए। एंटर है वैलिड मोबाइल नंबर, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है बिल्कुल वैलिड इसमें होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस वेरी, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए? तो बैंक टू बैंक कुछ वेरी उसमें कर सकता है, हर बैंक कुछ एक दो एक्स्ट्रा या एक दो कम भी ले सकता है। हाउएवर सम डॉक्यूमेंट्स, लेकिन कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए ही होंगे वो है टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट, उसके जो पेरेंट्स है वो उसके को एप्लीकेंट के तौर पर रहते हैं, तो दोनों का जो है फोटो चाहिए होगा, कम से कम 2। फोटो आईडी जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये भी चाहिए होगा। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट, 10th पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जनरली कई बार बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th पासिंग सर्टिफिकेट को भी बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे कंसिडर कर लिया जाता है। प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब 12th क्लास की उसकी मार्कशीट उसकी होनी चाहिए।
लेटर ऑफ एडमिशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, जहाँ पे उसने अप्लाई किया है तो उसका लेटर ऑफ एडमिशन उसके पास होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर, और किसी 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 में बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स और इस तरह की चीजें भी मांगते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल बाहर स्टडी के लिए जा रहा है तो वीजा अप्रूवल और जो भी उसके ट्रैवल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उसको सबमिट करने चाहिए। ठीक है, तो ये सब मेन मेन हो गया। तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल मेनली क्या है, एजुकेशन लोन के लिए। ये ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और इससे पहले जो जन समर्थन था वो 4 टाइप के लोन के लिए था, एजुकेशन लोन आपका और भी लाइवलीहुड लोन वो सब। लेकिन ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं बाहर स्टडी कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल के तहत अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। 15 दिन में जनरली आपका जो है लोन इस पे डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, कुछ बैंक थोड़ा टाइम वेरिएशन हो सकता है, बट जनरली जो टाइम लिमिट दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा वो 15 डेज का ही है। 15 दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा और क्या है इसमें, जो भी आपका जो मेन मेन डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, 10th सर्टिफिकेट, ये सब जो है मेन मेन डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए रहते हैं। और इसमें 4 लाख तक का लोन बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटीज के लिए 15 साल तक के लिए इसमें मिल जाता है। ठीक है, उसके लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी का जरूरत इसमें नहीं है। चलिए, विद्या लक्ष्मी पोर्टल भी आपका कंप्लीट हो गया। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इसलिए टॉपिक को हमने देखा। व्हाट आर मेजर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब टैक्स सेविंग, टैक्स डिडक्शन के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो आपका पीपीएफ है। पीपीएफ से पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल में देखा था ना, 500 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आप साल में कर सकते हैं, ये एक टैक्स सेविंग है। इसमें 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं एक साल में। पीपीएफ कैन नॉट बी विड्रॉल, आप जानते हैं कि पीपीएफ में 15 साल के लिए आपका पैसा अटक जाता है, उससे पहले आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते विदाउट पेनल्टी। अगर विड्रॉ करेंगे तो पेनल्टी उसमें लगेगा। तो पीपीएफ एक मतलब टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है 1.5 लाख तक का पर ईयर, यानी एक साल में आप पीपीएफ की हेल्प से 1.5 लाख तक का टैक्स सेव कर सकते हो, टैक्स डिडक्शन में आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा यूएलआईपी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यूएलआईपी मतलब ये भी एक टैक्स सेविंग स्कीम्स है, और इसमें 1 लाख पर ईयर तक का एग्जाम्पशन मिलता है एटीसी के तहत। और अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएलआईपी में, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है, ये इंश्योरेंस स्कीम है और इसमें आपका जो पैसा है ना वो किस तरफ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में कहाँ, तो वो आपके पास ऑप्शन रहता है कि किस तरफ आप इन्वेस्ट करें। आपसे पूछ के जो है आपकी मर्जी से जो पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो हमारे यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होते हैं। तो एटीसी के तहत आप 1 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एक तो जो आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी टैक्स में एग्जाम्पशन आप दिखा सकते हैं, और जो मेच्योरिटी में जो आपको अर्निंग मिलेगी, जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए आपने कुछ यूएलआईपी प्लान लिया, फिर मेच्योरिटी में जो पैसा मिलेगा उसको भी आप टैक्स एग्जम्पशन के तौर पे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। आप जानते हैं 5 साल से ज्यादा के जो भी एफडी है उनको टैक्स सेविंग एफडी बोला जाता है। तो उसमें भी 1.5 लाख रुपए तक का आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कितना, 1.5 लाख। तो वो होते हैं हमारे टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। तो ईपीएफ भी एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एटीसी के तहत 1 लाख पर ईयर, साल का 1 लाख तक का आपको टैक्स डिडक्शन क्लेम मिलता है। ठीक है, ईपीएफ। ऐसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप टैक्स सेव कर सकते हैं। ये भी लिमिट कितना है, 1 लाख। ये भी एटीसी के तहत ही क्लेम कर सकते हैं, मतलब एटीसी के तहत टोटल 1 लाख है। तो उसमें कई सारे ऑप्शन है, चाहे आप पीपीएफ के थ्रू ले लो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के थ्रू ले लो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के थ्रू ले लो। ऐसे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी होते हैं, तो इसमें भी साल का 1 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलता है। और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड क्या होता है, जनरली इनका लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स रहता है, मतलब 3 साल या से ज्यादा के टेन्योर के ये म्यूचुअल फंड रहते हैं। पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग, तो पोस्ट ऑफिस में भी कुछ स्कीम्स आती है जिसमें आप 1 लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और एटीसी के तहत ही ये एलिजिबल रहता है। ऐसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस जो भी आप प्रीमियम जैसे आप एलआईसी ये सब जो पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें भी 1.5 लाख तक का आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और एटीसी के तहत आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये क्लेम आप खुद के लिए, जैसे खुद के लिए आपने पॉलिसी ली है, वाइफ या हस्बैंड ने एक दूसरे के लिए, या चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, उनके लिए जो है आप 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, तो वो एटीसी के तहत नहीं आता। तो अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए, ब्रदर या सिस्टर के लिए पॉलिसी ली है तो आप टैक्स डिडक्शन क्लेम इसमें नहीं कर पाएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस, ये भी पूछ लेते हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस का एक क्वेश्चन था पिछले बार। तो कितने तक का, 50,000 तक का आप टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने मेडिकल इंश्योरेंस खरीदा तो उसमें 50,000 तक का है। 25,000 फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली कंप्राइजिंग स्पाउस चिल्ड्रन, एंड 25,000 फॉर डिपेंडेंट पेरेंट्स बिलो 60 ईयर्स। तो 25,000 क्या है, 50,000 ये टोटल है, तो 50,000 में से 25,000 खुद के लिए, चिल्ड्रन के लिए, वाइफ और स्पाउस सबके लिए 25,000 है। बाकी का जो 25,000 बचा वो किसके लिए,
डिपेंडेंट पेरेंट्स बिलो 60 ईयर्स, आपके पेरेंट्स जो डिपेंडेंट है जिनका एज 60 से कम है तो उनको भी 25 का दिया गया है, तो दोनों को जोड़ के यहाँ पे 50,000 बोला है। तो मेडिकल इंश्योरेंस में आप 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। इसमें से 25,000 तो आपका खुद का, वाइफ का, बच्चों का हो गया। बाकी का जो 25,000 बचा वो आपके पेरेंट्स का हो गया जिनका एज लेस देन 60 ईयर्स है। एक और बात कि अगर जो वन कैन अवेल मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख पर एनम इफ अवेल्ड फॉर सीनियर सिटीजन। अगर आपके पेरेंट्स 60 ईयर से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आप 1 लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। ठीक है। इफ सीनियर सिटीजन आर नॉट कवर अंडर एनी हेल्थ इंश्योरेंस देन मेडिकल इंश्योर्ड इनकर्ड कैन बी क्लेम्ड एटीडी अप टू 50,000। अगर मान लीजिए आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली तो मेडिकल में आपके खर्चे हो गए, तो खर्चे जो आपके खर्चे हो गए मेडिकल में, तो उन खर्चों को भी आप एटीडी के तहत 50,000 तक का डिडक्शन के तौर पे दिखा सकते हैं। ठीक है। अगर सीनियर सिटीजन ने कोई भी इंश्योरेंस प्लान लिया ही नहीं है और उनके मेडिकल में खर्चे हो गए, तो वो जो खर्चे हैं उन खर्चों को भी डिडक्शन के तौर पे दिखा सकते हैं। कितना? एटीडी के तहत 50,000 तक का आप इस पे दिखा सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स 60, आपके पेरेंट्स अगर 60 प्लस है, यानी अगर वो सीनियर सिटीजन है, तो उसके केस में 1 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा, 50,000 आपको और 50,000 पेरेंट्स को। और अगर वो जो है उनका एज 60 से कम है तो 50,000 का मिलेगा, 25,000 आपको और 25,000 उनको। ठीक है, ये इसमें बोला। और खर्चों को भी एटीडी के तहत आप 50,000 का डिडक्शन के तौर पे आप दिखा सकते हैं। तो ये सारे हमारे कुछ टैक्स डिडक्शन स्कीम इसमें हो गया। व्हाट आर कैटेगरीज, व्हाट आर स्टेज इन सीआरएम? सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अभी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है कि कस्टमर का 360 डिग्री एनालिसिस करना। अब ये 360 डिग्री एनालिसिस क्या है? मतलब कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना। ठीक है। 360 का मतलब है कस्टमर की हर तरह की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना ताकि आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझ सको। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 360 डिग्री एनालिसिस का क्या मतलब है। तो सीआरएम में 360 डिग्री एनालिसिस की जाती है। मतलब आप कस्टमर के हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, कैसा चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। नाम ही है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है। यानी कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझना, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्रोडक्ट ऑफर करना। तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के इनिशिएटिव में? पहला आता है कस्टमर सेंट्रिसिटी, गेट द होल स्टाफ मेंबर्स ऑन बोर्ड। तो पहले तो सारा जो जो भी स्टाफ है वो आए। कैप्चरिंग द कस्टमर प्रोफाइल थ्रू टेक्नोलॉजी, तो आजकल कई सारे टेक्नोलॉजी जिससे कस्टमर की जो डिटेल है उसको इकट्ठी की जाती है। क्रिएट ए 360 डिग्री व्यू ऑफ कस्टमर, तो कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। और डिजाइनिंग सुटेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू, तो आपने 360 डिग्री एनालिसिस किया और आपको पता लग गया कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसी के हिसाब से जो प्रोडक्ट या सर्विसेज उसको सुटेबल है आप उसको ऑफर करेंगे। ऑफरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द टारगेट एंड सेगमेंट कस्टमर्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन बकेट, तो इन्फॉर्मेशन बकेट जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। आपने कॉमन इन्फॉर्मेशन बकेट बनाया ना जिसमें सभी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो उसी में से आप टारगेट कस्टमर लोगे और उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है ऑफर करेंगे। तो ये सारे स्टेजेस हमारे सीआरएम इनिशिएटिव के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है। तो शुरुआत में क्या हुआ, पहले सभी स्टाफ मेंबर्स आए, उन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू कस्टमर का प्रोफाइल देखा, अलग अलग कस्टमर्स का। फिर सभी कस्टमर्स का इन्होंने 360 डिग्री व्यू एनालिसिस किया। 360 डिग्री व्यू एनालिसिस मतलब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना। उसके बाद एक कॉमन इन्फॉर्मेशन बकेट में वो सारी प्रोफाइल्स को रखा। फिर अलग अलग जो भी प्रोडक्ट और सुटेबल रहता है उस इन्फॉर्मेशन बकेट के अलग अलग जो कस्टमर्स है उनको अलग अलग सुटेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन किया और फाइनली वो प्रोडक्ट उनको ऑफर किया। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के इनिशिएटिव में। हाउ मैनी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, तो कितने स्टेजेस में ये सीआरएम इम्प्लीमेंट हो जाता है? तो जनरली इसके लिए 4 स्टेजेस लगते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर, तो ये स्टार्टिंग होता है सीआरएम के। तो पहले बैंक को जानना होता है कि कौन से कस्टमर है। ठीक है। बेस्ड ऑन प्रोडक्ट अवेल एंड फोकस ऑफ बैंक, तो बैंक को आइडेंटिफाई करना होता है कस्टमर्स कि कौन से कस्टमर्स है। पहले बैंकों को अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, तो स्टेप नंबर 1 है। दूसरा आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स। अब बैंक ने कस्टमर तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसका क्लासिफिकेशन करना होगा। द नेचर ऑफ इंटरेक्शंस बैंक हैज टू डू विद द अबव, तो उसमें क्या है कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कस्टमर का क्लासिफिकेशन करना होता है। ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए 10 कस्टमर्स लिए, उसमें से 2 कस्टमर्स लोन वाले, 2 कस्टमर्स एफडी वाले, तो हर तरह के कस्टमर्स है तो उनको आपको फिर क्लासिफाई करना होता है। ठीक है। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में इंटरेक्शन विद मोस्ट वैल्यूड कस्टमर, 10 में से 2 आपको लगा बहुत वैल्यूड कस्टमर है और उनको जो है ये वाली प्रोडक्ट देनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि हमें कस्टमर्स को देखना होगा कि सबसे ज्यादा वैल्यूड कस्टमर्स कौन से हैं और कौन सा प्रोडक्ट जिनको दिया जा सकता है। ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमें मोस्ट वैल्यू कस्टमर को समझना होगा और इसके लिए जनरली हम 360 डिग्री जो एनालिसिस है कस्टमर की वो हम इसमें करते हैं।
लास्ट आता है कस्टमाइजेशन ऑफ बैंक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कस्टमाइजेशन का होता है जैसा कस्टमर वैसा प्रोडक्ट। जैसे टेलर की दुकान में हम जाते हैं तो हमारे हिसाब से कपड़े सिल के देता है, तो ऐसे ही बैंक भी क्या करेगा, अपने जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है अलग अलग कस्टमर सेगमेंट के लिए उसको कस्टमाइज करेगा। ठीक है, अलग अलग कस्टमर का मिक्स है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के कस्टमर्स है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ठीक है, उनकी फोरकास्टिंग जो है बैंक करता है और उसके हिसाब से जो है कस्टमाइज प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर करता है। ठीक है, तो इन 4 स्टेजेस में आपकी सीआरएम एनालिसिस की जाती है। तो कौन कौन से हैं? पहले कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, फिर कस्टमर की क्लासिफिकेशंस करना, और उसके बाद कस्टमर जो मोस्ट वैल्यू कस्टमर है उनके साथ इंटरेक्शन करना, उनसे फोन में बात करना या उनको ब्रांच पे विजिट के लिए बोलना या आप उनकी जगह पे विजिट करोगे। लास्ट में जो है कस्टमाइज प्रोडक्ट आप उनको ऑफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज कैपिटल गेन? तो कैपिटल गेन जनरली दो टाइप का होता है आपका, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन मतलब जैसे आपके पास कुछ शेयर्स थे, आपने बेच दिए तो अचानक से आपको अच्छे खासा पैसे मिल गए। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने बेच दिया, आपको अच्छा खासा पैसा मिल गया। ठीक है, कुछ गुड्स है आपके पास जिसको आपने बेच दिया, अच्छा खासा पैसा मिल गया, तो उसी को बोलते हैं कैपिटल गेन। मतलब किसी असेट्स को बेचने के बाद अगर आपको पैसे मिलते हैं तो उसको बोला जाता है कैपिटल गेन। तो ये दो तरह से होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा कैपिटल गेन में, यानी अपने असेट्स को बेचने में, तो वो भी आपका क्या रहता है, टैक्सेबल इसमें रहता है। अब दो तरह की क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो दोनों के बारे में बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म क्या होता है और शॉर्ट टर्म क्या होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? इसकी जनरली तीन तरह की डेफिनेशन है। एक तो कोई भी असेट्स 36 मंथ या उससे कम टाइम के लिए होगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म की नॉर्मल डेफिनेशन है कि किसी असेट्स को आपने अगर 36 मंथ या उससे कम टाइम के लिए रखा और फिर बेच दिया तो उसको शॉर्ट टर्म बोला जाता है। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे हाउस जो यहाँ से वो मूव नहीं कर सकता, तो उस केस में ये टाइमिंग 24 मंथ्स। यानी अगर आपने घर लिया और 24 महीने के अंदर अंदर बेच दिया, 24 महीने से पहले पहले बेच दिया, तब उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ये 36 मंथ नहीं, ये 24 महीना हो जाता है। और एक और बात, कुछ स्पेशल केसेस में ये 24 महीने से घट के जो 12 महीने हो जाता है। तो अगर आपने शेयर्स इन सबको 12 महीने या उससे कम टाइम के लिए रखा और बेच दिया, तो भी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल जो है गेन माना जाता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तीन है। नॉर्मल जो असेट्स है उसके लिए 36 मंथ्स है, 24 मंथ सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और 12 मंथ्स एक लिस्ट दिया गया है इन सब के लिए जो है आपका 12 मंथ। जनरली आपका मार्केट जैसे शेयर मार्केट उन सब के लिए रहता है 12 मंथ्स। आपने इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर लिया किसी कंपनी के, डिबेंचर्स बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट इंडिया उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, या किसी म्यूचुअल फंड में, जीरो कूपन बॉन्ड में, तो इस तरह की जगह पर अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट किया और 12 महीने के अंदर अंदर बेच दिया, ये चार पांच कैटेगरी, तो उस केस में जो टाइमिंग है वो 12 महीने है। तो 12 महीने के अंदर अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इमूवेबल प्रॉपर्टी में 24 के अंदर अंदर शॉर्ट टर्म गेन, और इसके अलावा कोई और अगर आपके असेट्स बच गए 36 मंथ के अंदर अंदर, कोई और गुड्स अगर आप बेच रहे अदर देन दिस टू कैटेगरी, तो वो आपका शॉर्ट टर्म गेन होगा। ठीक है, तो टाइमिंग 36 मंथ, 24 मंथ, 12 मंथ है। ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म का क्या है, बिल्कुल इसी का उल्टा। लॉन्ग टर्म में भी तीन कैटेगरी है। ये जो गुड्स है जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट बताई, अगर ये 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए रखा तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। इमोल प्रॉपर्टी को 24 मंथ से ज्यादा टाइम के लिए रखा तो लॉन्ग टर्म। इसके अलावा कुछ और बचा और 36 टाइम के बाद आपने उसको बेचा 36 मंथ के बाद, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में भी यही बोला है कि किसी भी असेट्स को, इसमें भी तीन कैटेगरीज में आ जाएगी। 36 मंथ, 36 मंथ में जैसे कि आपका जो हमने पूरी की पूरी लिस्ट देखी थी यहाँ पे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के कोई असेट्स है। और 12 मंथ्स के लिए कौन सी लिस्ट है, जो सबसे छोटी लिस्ट है वो 12 मंथ्स के लिए। तो 12 मंथ्स में जैसे आपने म्यूचुअल फंड, इक्विटी, सिक्योरिटीज, प्रेफरेंस शेयर, वही सारी लिस्ट आ गई ना, तो 12 मंथ के लिए वो हो जाएगा। 24 मंथ्स के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टीज में, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने कोई ली, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, कोई हाउस प्रॉपर्टी है, और उसको लिया और 24 मंथ के बाद आपने बेचा, तो उसको लॉन्ग टर्म बोला जाएगा। ठीक है, तो तीन टाइमिंग है, एक है 12 मंथ, फिर आएगा 24 मंथ, और फिर आएगा 36 मंथ। 12 महीने के अंदर अंदर बेचा शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। 24 महीने के अंदर अंदर बेचा मतलब 24 महीने से पहले पहले शॉर्ट टर्म, 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। 36 मंथ से पहले पहले बेचा शॉर्ट टर्म, 36 मंथ के बाद लॉन्ग टर्म। अभी 12 महीने में क्या है, ये सारा शेयर, बॉन्ड मार्केट, डिबेंचर्स, ये सारा इसमें आ जाएगा। 24 मंथ में इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो चीजें मूव नहीं कर सकती, आपकी लैंड जमीन हो गई, प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। और 36 मंथ में अदर देन दिस, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास गुड्स है, कोई और चीज है अदर देन दिस टू कैटेगरी, तो वो आपका 36 मंथ वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और इसमें हमने देखा था ना सेक्शन 45 के तहत आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या करना होता है, टैक्स पे करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फीचर्स ऑफ इंडियन गोल्ड कॉइन? इंडियन गोल्ड कॉइन के क्या फीचर्स है? तो ये 24 कैरेट के प्योरिटी के गोल्ड कॉइन है, और मेक इन इंडिया के तहत इन गोल्ड कॉइन को गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम के तहत जो है लाया गया था। और ये पूरा इनका जो प्योरिटी है गोल्ड कॉइन का कितना रहता है, 24 कैरेट का रहता है, और 99.9% फिटनेस इसकी रहती है। ठीक है, फाइनेंस इसकी रहती है। और
इट इज द वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। अगर हम अभी की बात करें तो ये जो आपका गोल्ड कॉइन है, ये सबसे प्योर फॉर्म के गोल्ड कॉइन जो है अवेलेबल है इंडिया में एंड मेंटेन इन इंडिया। इंडिया में इसकी मिंट की जाती है। एमएमटीसी को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है कि वो इंडियन गोल्ड कॉइन को मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, एमएमटीसी क्या करती है, इस गोल्ड कॉइन को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है विद अशोक चक्र। ये जो गोल्ड कॉइन है इसमें अशोक चक्र जो है इसमें छपा रहता है। और जो एमएमटीसी है उसने गवर्नमेंट को क्लैरिफाई किया, आरबीआई को, कि ये जो गोल्ड कॉइन है विल ओनली बी मोबिलाइज फॉर डोमेस्टिकली अंडर जो हमारे गोल्ड डिपॉजिट स्कीम और गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम है उसी के तहत इसको भी बनाया गया। ठीक है, तो इंडियन गोल्ड कॉइन, और ये 99.9% प्योरिटी के साथ और 24 कैरेट का जो है गोल्ड रिप्रेजेंट ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिपॉजिटरी एंड टाइप ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या है, ये सर्विसेज देता है जो भी आपके शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, इनको स्टोर करने का काम करता है। जैसे फिजिकल जो सिक्योरिटीज होती है आपके पास, तो आप क्या करते हैं, अपने पास अपने अलमारी में संभाल के रखते हैं, आपके पास कुछ शेयर्स है, बॉन्ड है। लेकिन डिपॉजिटरी क्या करता है, सभी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है, जिसको हम डीमैट बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये सिक्योरिटीज हमारे शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है। कौन, डिपॉजिटरी। कितने टाइप की डिपॉजिटरी है, दो तरह की आपकी एनएसडीएल और सीएसडीएल। तो जो डिपॉजिटरी को स्टोर करती है, तो दो तरह की जो है हमारे डिपॉजिटरी सर्विसेज है, एक एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरी कंपनी कौन है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, सीएसडीएल। तो जो भी शेयर्स कंपनीज के जो रहते हैं वो सिक्योरिटी का काम जो है ये करती है, कौन, एनएसडीएल एंड सीएसडीएल। तो दो अलग अलग कंपनी है जो कि ऑनलाइन फॉर्म में शेयर्स, बॉन्ड, इन सभी को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, जो डिपॉजिटरी की सर्विसेज देती है इंडिया में दो है, एनएसडीएल एंड सीएसडीएल। तो डिपॉजिटरी क्या है, ये हमारे सिक्योरिटीज को ऑनलाइन फॉर्म में स्टोर करके रखती है। ठीक है, जितने भी हमारे शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सारा कुछ है, इनको ऑनलाइन फॉर्म में स्टोर करने का काम डिपॉजिटरी का रहता है। और दो तरह की डिपॉजिटरी हमारी, एनएसडीएल एंड सीएसडीएल। इसके साथ ये वाला पार्ट आपका हो गया कंप्लीट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।